वीडियो के इस अंक में मैं जिक्र करूंगा राजनीति के उस दोहरे चरित्र का जो अब प्रायः देखने को मिलता है। और कहीं भी कोई बड़ा मुद्दा हो जाए तो ये मेरी पार्टी का है, ये तेरी पार्टी का है, इसलिए मुद्दा उठना चाहिए और इसलिए नहीं तो किंतु परंतु लगे रहना चाहिए। अगर किसी और पार्टी का है तो मुद्दा उठना चाहिए, मेरी पार्टी का है तो उसको दूसरी जगह से हम तुलना करेंगे कि वहां पर भी तो हुआ था, वहां पर भी तो हुआ था, ऐसा भी तो हुआ था, यानी किंतु परंतु लगा रहेगा। और कहीं न कहीं राजनीति का यह बहुत नकारात्मक चरित्र है जो देखने को मिल रहा है। अभी इसी विषय पे हमारी थोड़ी-सी चर्चा होगी। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं वीके वत्स। आपको याद होगा कि सन 2020 में हाथरस में एक कांड हुआ था। बूलगढ़ी गाँव वहाँ का पूरी तरीके से छावनी में बदल गया था और वहाँ पर राजनीति करने वाले उस पूरे गांव को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। मीडिया से लेकर विपक्ष की पार्टियों तक। और उस समय वहाँ पर उत्तर प्रदेश में उस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, यानी बीजेपी की सरकार थी। और जो हाथरस का कांड हुआ था उसमें एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया था। और इस मामले को, क्योंकि वो बेटी दलित समुदाय से थी और लड़का जो था, जो आरोपी थे, वह सवर्ण समुदाय से थे, तो इस मुद्दे को तूल देकर राजनीति को सवर्ण और दलित के अगेंस्ट सवर्ण वर्सेस दलित दिखाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन भी उसके बाद 2022 में आना था, तो पूरी तरीके से अपनी पराकाष्ठा पर था उस समय की जो राजनीति थी। और उस समय के राजनीति का दोहरा चरित्र पर ही हम चर्चा करेंगे। तो पूरा एरिया छावनी में बदला हुआ था और छावनी में बदले रहने के कारण उसी समय, अभी चूंकि कोलकाता के केस से पूरा देश स्तब्ध है और न्याय की मांग कर रहा है। घटना के कम से कम 10 से 12 दिन हो रहे हैं और वहीं से जोड़ के तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की दोहरी राजनीति और उसके अतिरिक्त कांग्रेस, इंडी गठबंधन, समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र का भी हम जिक्र करेंगे। तो बूलगढ़ी गांव उस समय छावनी में बदला हुआ था और पूरे तरफ पुलिस का पहरा था, क्योंकि जो पीड़िता थी, पीड़िता का जो परिवार था और वहाँ पर जो जिस आरोपी का परिवार था, ज़्यादा दूर घर नहीं थे। और पूरे गांव में तमाशा की वजह से बहुत दिक्कतें लोगों को आ रही थी, कानून व्यवस्था की दिक्कत आ रही थी। तो वहाँ पर अनधिकृत और बेवजह का प्रवेश रोकने के लिए वहाँ पर काफी पुलिस व्यवस्था की गई थी। वहाँ पर तैनात थे प्रशिक्षु जिलाधिकारी पीपी मीणा, वहाँ तैनात थे। उसी समय मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। उसी समय तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में वहां पहुंचता है और वह पीड़िता के परिवार से मिलने की जोर और जबरदस्ती करता है। और इसी घटना को आप संदेश खाली से जोड़िए कि वहां पर तृणमूल कांग्रेस ने पीड़िता के परिवार और उस क्षेत्र में जाने से कैसे रोका था। अधीर रंजन चौधरी को कैसे टांग कर किनारे कर दिया गया था। तो डेरेक ओब्रायन वहां अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचते हैं और प्रतिनिधि मंडल में उनके साथ 3 और उनके सहयोगी तृणमूल कांग्रेस के रहते हैं, जिसमें डॉक्टर काकोली घोष थी, प्रतिभा मंडल थी और ममता ठाकुर थी। तो इस तरीके से 4 लोगों का प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचता है और खूब धक्का मुक्की करता है। धक्का मुक्की किससे होती है? वहां के जिलाधिकारी से धक्का मुक्की हो जाती है जब पुलिस रोकने की कोशिश करती है। तो उस धक्का मुक्की में डेरेक ओब्रायन भी कहीं गिर जाते हैं और उसी धक्का मुक्की में जो वहाँ के प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी थे वह भी गिर जाते हैं। तो वहाँ के मैटर को उठाने के लिए कितनी तीव्रता, कितनी व्यग्रता और कितना जोश था कि नहीं, हम न्याय दिलाने आए हैं, न्याय दिला के जाएंगे और हमको कैसे कोई रोक सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है उसको हम न्याय दिलाएंगे। तो इस तरीके से वह धक्का मुक्की करते हैं। इसके बाद प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पे आरोप भी लगाते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की, उनकी पुलिस ने हमारे साथ बदसलूकी की और यहाँ तक कि जो उनके साथ महिलाएं प्रतिनिधिमंडल में जो सांसद थी, वो जो आई थी, उन लोगों ने भी आरोप लगाया कि हमें मेल पुलिस कर्मियों द्वारा स्पर्श किया गया, छुआ गया, जबकि वहाँ फीमेल पुलिसकर्मी थी और हमें हटाने के लिए, धकेलने के लिए मेल पुलिसकर्मी हमें छुए। यह आरोप भी उन्होंने लगाया था। और उस समय का आप वाकया याद करेंगे तो आप उनकी उद्दंडता देख सकते हैं कि कितना राजनीति उनके चरम पर थी
कि नहीं, हमें किसी भी तरीके से करना है, क्योंकि टीवी पर और जगह जगह इस चीज का चर्चा भी दिखाना है कि हम किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस मुद्दे को दलित वर्सेस सवर्ण करके चुनाव में योगी आदित्यनाथ को नुकसान पहुंचाने के लिए भी यह सब प्रोपेगेंडा था। अब हम आते हैं कोलकाता केस पर। कोलकाता केस पर स्थिति यह है कि वहाँ तृणमूल कांग्रेस की सांसद जो कि महुआ मित्रा है, जो कि संसद में बहुत तीखे तेवर दिखाती हैं, बाल की खाल, प्रधानमंत्री की हर बात की बाल की खाल निकालती हैं, और बहुत तरीके से कह सकते हैं बदतमीजी की सारी सीमा पार कर जाती हैं। इसके पहले वाले 17वीं लोकसभा में उनको निष्कासित भी किया गया था इसी कारण से। तो बाल की खाल निकालने वाली जो सांसद हैं, उन्होंने तो बहुत से पत्रकारों, अजीत अंजुम ने जब सवाल उनसे पूछा कोलकाता रेप मर्डर पे कि आप तो बहुत बोलती हैं, बहुत तीखे सवाल करती हैं, अब आपसे जब सवाल किया जा रहा है तो आप जवाब दीजिए। जब उनसे जवाब मांगा गया तो उन्होंने अजीत अंजुम को ही ब्लॉक कर दिया। और इसके अलावा ऐसे पत्रकार जो दूर से बैठ के पत्रकारिता कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कोलकाता पुलिस से वो और पश्चिम बंगाल की सरकार से, तो उनको कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस और बंगाल पुलिस की तरफ से डराने धमकाने की भी कोशिश की जा रही है। तो ये है राजनीति का दोहरा चरित्र, जो कि कोलकाता का जो केस है उस मैटर पे तो ये किस तरीके से भीगी बिल्ली बने हुए छिपे हुए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस राज्य में यह घटना घटी है उस राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं धरना दे रही है कि उस बच्ची को न्याय दिलाएगी। तो उस जगह की पुलिस क्या कर रही थी, जिस पे आरोप है कि पुलिस ने जल्द आनन फानन में उस डॉक्टर का अंतिम संस्कार भी करा दिया, और बकायदा फोन किया था वहां के मैनेजर को, जहां पर अंतिम संस्कार होता है, शमशान घाट के मैनेजर को फोन किया था कि जिसको भेजा जा रहा है, जिस पीड़िता को, मतलब जिस केस को भेजा जा रहा है, उसका जल्दी से अंतिम संस्कार करा दीजिए। ये बात भी सामने आई है। और इसके अलावा वो उसके माँ बाप ने भी पीड़िता के, कोलकाता रेप केस की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोलकाता रेप केस की पीड़िता के माँ बाप ने ये भी आरोप लगाया है कि डॉक्टर और वहां के प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मिलकर मामले को उलझाने की पूरी कोशिश किया, ताकि सही दिशा में न्याय की मांग न की जा सके और इस पर लीपापोती की जा सके। इसमें पूरी तरीके से तृणमूल कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ नेताओं की भी उस हॉस्पिटल से और इस पूरे प्रकरण से कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो जवाब देना चाहिए डेरेक ओब्रायन को, उनकी पार्टी को, कि उनका दोहरा चरित्र जो हाथरस कांड में दिखाई दिया था, वह कोलकाता केस में वह उसकी क्या भूमिका है, उस डॉक्टर को न्याय दिलाने में इनका क्या रोल है, जिसने हाथरस के समय में कैमरे के सामने इतना बड़ा बड़ा ड्रामा किया था। तो इसके अलावा आप ये देखिए कि इंडी गठबंधन की और जो पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसके अखिलेश यादव हो, या राहुल और प्रियंका हो, जो हाथरस कांड पे बहुत बोल रहे थे, इस कांड पर दोहरा रवैया और दोहरी राजनीति, यानी चरित्रहीन राजनीति दिखाई दे रही है, जिसका कोई चरित्र नहीं है। तो यह जनता को देखना चाहिए कि इन नेताओं की राजनीति के पीछे जनता का कितना बड़ा हित छिपा हुआ है और किस तरीके से यह समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जवाब मांगता है, पूरा देश जवाब मांगता है, और जनता जवाब मांगती है कि कब कोलकाता रेप केस की पीड़िता को न्याय मिलेगा, और इनके राजनीति के दोहरेपन और इनके सत्ता और इनकी राजनीति के दोहरेपन को भी उजागर करता है। यहाँ दोस्तों, इस विषय पे आपकी क्या राय है, जो राजनीति का दोहरापन बराबर दिखाई दे रहा है हर मुद्दों पर, कि तेरा मुद्दा है या मेरा मुद्दा है। इसी तरीके से जो अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ रेप, दुष्कर्म और उसका वीडियो बनाने का जो केस आया था, जिसमें समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष फंसा था, उसमें भी जिस तरीके से जब सवाल पूछा गया तो सीधे अपराधी के खिलाफ बात होनी चाहिए, उस समय भी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उन्होंने मामले को सिर्फ तेरा मेरा इधर उधर का करके घुमाने की कोशिश की। यह बहुत ही संवेदनशील विषय है, जिस विषय में इस समय समाज में जो नेता है वह राजनीति कर रहे हैं, कभी जाति देखकर, कभी पार्टी देखकर, और जाति और राजनीति और इन सब चीजों से ऊपर उठकर न्याय दिलाने की जहां कोशिश होनी चाहिए, उसमें ये नेता पूरी तरीके से फेल हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और
हमारे चैनल पर अगर पहली बार आप आए हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर आते हैं कुछ ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।